कि आज का जो हमारा लेक्चर है तो उसमें हम टेस्ट करने जा रहे हैं वेरिएंसेस को। दो चीजें हम देखते हैं डेटा के अंदर, एक मीन और एक वेरिएंस। ठीक है, ये जो मीन था, मीन को हमने टेस्ट कर लिया। कौन कौन से हमने टेस्ट लगाए? एक हमने टेस्ट लगाया जी टेस्ट, और दूसरा हमने टेस्ट लगाया टी टेस्ट। ये जो दो टेस्ट थे ये हमने यूज किए मीन को टेस्ट करने के लिए। कि लेट सपोज आपके पास चाहे वो फिर सिंगल मीन हो या डबल मीन हो, ठीक है, डिफरेंस ऑफ मीन हो, दोनों के लिए हमने जी टेस्ट और टी टेस्ट लगाए। अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं वेरिएंसेस को। जब हम वेरिएंस को टेस्ट करते हैं तो हम दो फार्मूले या दो टेस्ट हम यूज करेंगे। इसमें पहला जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, और दूसरा जो हम टेस्ट यूज करेंगे वो है एफ टेस्ट। तो मीन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट आ गए, जी टेस्ट और टी टेस्ट। और वेरिएंस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट आ गए, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट। यहाँ पे जब आप लोग जी टेस्ट यूज करते थे तो ये सिंगल सैंपल के लिए भी और डबल सैंपल के लिए भी, और टी टेस्ट भी हम यूज करते थे सिंगल सैंपल के लिए भी और दो सैंपल के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे जो काई स्क्वायर टेस्ट है इसमें हमारे पास सिंगल वेरिएंस को हम टेस्ट करते हैं कि वो जो सिंगल वेरिएंस है वो किसी स्पेसिफाइड वैल्यू के बराबर होगी। वो जब हम एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो वो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और जो एफ टेस्ट है, तो एफ टेस्ट हम दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस की रेशो या दो पॉपुलेशन की वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल बात ये है, अगर सिंगल वेरिएंस हो और उसको टेस्ट करना हो तो काई स्क्वायर लगाएंगे। अगर दो वेरिएंसेस गिवन हो, यानी कि लेट्स सपोज दो पॉपुलेशन वेरिएंस हो, तो उसके लिए फिर हम एफ टेस्ट को यूज करेंगे। तो वो कैसे यूज करेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट को। ठीक है, काई स्क्वायर हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एक्स बार एंड एस स्क्वायर। ये जो S2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एस स्क्वायर आर द मीन एंड वेरिएंस respectively of a random sample x1, x2, xn of size n drawn from a normal population with variance sigma square, then the test statistic summation xi minus x bar का whole square divided by sigma square, और ये बराबर है n स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर के। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-1 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। इंतहाई सिंपल टेस्ट है जो हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है कौन सा? अच्छा, ये जो नोटेशन है ना, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट और ये ऐसे टेढ़ी करके, तो इसको हम कहते हैं काई स्क्वायर। इसके ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं, ये काई स्क्वायर का साइन है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना काई स्क्वायर, तो इसको हम नोटेशन में ऐसे लिखते हैं, ये लाइन ऐसे सीधी और ये लाइन ऐसे टेढ़ी करके लिखते हैं। मतलब एक्स है लेकिन ये जो लाइन है इसको हम ऐसे करके लिखते हैं और ऊपर स्क्वायर डालते हैं, तो इसका मतलब होता है काई स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो टेस्ट है वो इंतहाई सिंपल है, जो कि आपके पास बराबर है एन स्क्वायर
और डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। अब देखो हम टेस्ट करते हैं किस चीज को, इस पॉपुलेशन वेरिएंस को, जिससे हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। तो इसमें आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू तो वैसे ऑलरेडी आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इस पॉपुलेशन वेरिएंस से हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। ठीक है। अब ये जो सैंपल वेरिएंस है एस स्क्वायर, ये भी या तो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा, और या अगर नहीं गिवन होगा तो आपको डेटा गिवन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 5 6 7 9 5 और 4। फॉर एग्जांपल ये डेटा है, तो हम क्या करेंगे कि इस डेटा का सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप लोग सैंपल वेरिएंस का फार्मूला यूज करते हो, फार्मूला आप लोगों को याद होगा, एस स्क्वायर आप लोगों के पास बराबर होता है किसके, एस स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन, या डिवाइड बाई एन माइनस वन, दोनों आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो और n आपके पास क्या होगा, तो n आप इस नंबर को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो n आपके पास 7 है। एस स्क्वायर आप लोग यहाँ से कैलकुलेट करोगे, आपके पास फार्मूला है एस स्क्वायर का, ये वाला फार्मूला लगाओगे। ये जो नोटेशन है वेरिएंस का, तो ये वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी। जस्ट आप लोगों ने ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करने हैं, और काई स्क्वायर का टेस्ट स्टैटिस्टिक की कैलकुलेशन इजीली आप लोग कर सकते हो। ठीक है। तो जब अब हम वेरिएंस में काई स्क्वायर को हम टेस्ट क्यों करते हैं, जब आपके पास वेरिएंस गिवन हो, सिंगल वेरिएंस यानी कि सिंगल पॉपुलेशन का वेरिएंस हो, और वो आपको बताए कि इस डेटा का, वो क्लेम करेगा कि ये जो आपके पास डेटा गिवन है, इस डेटा का जो वेरिएंस है वो आपके पास लेट सपोज 2.3 के बराबर है। कंट्रोल सी, क्वेश्चन के अंदर वो कुछ इस तरह बताएगा कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो लेट सपोज 2.3 है। ठीक है। ये कोई एक स्पेसिफाइड वैल्यू उसने बताई, और इसको फिर हम टेस्ट करेंगे। तो ये आपके पास अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम उससे बना लेंगे, और फिर हम इसको टेस्ट करेंगे कि आया ये जो हमारे पास डेटा गिवन है, आया इसका जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो 2.3 के बराबर है या नहीं है। तो जैसे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में वो 6 स्टेप्स करते हैं कि पहले स्टेप में नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं, दूसरे स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस करते हैं, तीसरे स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाते हैं, फोर्थ में क्रिटिकल रीजन, फिर कैलकुलेशन और लास्ट पे कंक्लूजन। तो वही सारे स्टेप हम इस तरह काई स्क्वायर के अंदर भी करेंगे। तो यहाँ पे हम जाते हैं एक एग्जांपल की तरफ। और ये जो तीनों फार्मूले हैं ना काई स्क्वायर के, ये तीनों फार्मूले आप लोग यूज कर सकते हो। क्लियर है। यानी कि ये जो आपके पास एस स्क्वायर था, जो कि हमने सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर, जो कि सिंपलेस्ट फार्मूला है, तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो। और आप लोग कैलकुलेशन इस तरह भी कर सकते हो, एक्स आई माइनस एक्स बार, जैसे आप लोग वेरिएंस निकालते होते थे कि हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस करो और फिर उसका स्क्वायर लो और डिवाइड बाई पॉपुलेशन वेरिएंस। ठीक है। और आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो कि n माइनस वन स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। और ये जो n माइनस वन है, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है। जैसे आप लोग टी में
सिंगल सैंपल के लिए जब आप लोग टी टेस्ट अप्लाई करते थे तो वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास n-1 थी। यहाँ पे काई स्क्वायर में भी हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। एग्जांपल में लिखा हुआ है कि the variability in the tensile strength of a type of steel wire must be controlled carefully. A sample of the wire is subjected to test, and if it is found that the sample variance is s square, it means कि पहले हमें यहाँ से पता चला, एक हमने लेट सपोज क्वेश्चन से डेटा उठाया एस स्क्वायर का, जो कि वो हमें बता रहा है कि सैंपल वेरिएंस है उसके अंदर और वो बराबर है 31.5 के। वो हमने एक साइड पे फॉर एग्जांपल लिख दिया। ठीक है, द सैंपल साइज वाज n इज इक्वल टू 16। दूसरा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है n इज इक्वल टू 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जर्वेशंस टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 25 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। देखो वो कह रहा है कि आपके पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो 25 है। पॉपुलेशन वेरिएंस जहां से हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे करके वैसे लिख देता हूँ आपके समझाने के लिए, फिर उससे हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एक हमें सैंपल वेरिएंस गिवन था 31.5, एक हमें n गिवन है 16 और एक हमें पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन है जो कि वो क्लेम कर रहा है जहां से हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा। और वो कह रहा है कि यूज अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। अच्छा, एग्जांपल उसने ली है कि कोई हमारे पास वो है, एक वायर है, स्टील की वायर है। ठीक है, जो कि उसका वो खिंचाव जो है वो टेंसाइल वो चेक करना चाह रहा है, टेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, और उसने एक वायर लिए हैं जिसका उसके अंदर सैंपल जो वेरिएंस है वो 31.5 के बराबर है और जो सैंपल साइज उसने लिया है वो है 16। अब वो कह रहा है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज अगेंस्ट इज 25 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। यानी कि ये जो आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसका वेरिएंस क्या होगा, ग्रेटर देन 25 होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लिखते हैं H1 या HA के साथ लिखते हैं। तो ये आपके पास ग्रेटर देन 25 आ गया और इसका जो नल हाइपोथेसिस होगा वो आपके पास बराबर आएगा, जब आपके पास ये वाला ग्रेटर की फॉर्म में हो तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास होता है लेस देन और इक्वल की फॉर्म में। ये आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर आपके पास ग्रेटर की फॉर्म में हो तो जो नल हाइपोथेसिस होता है वो लेस देन और इक्वल की फॉर्म में बनता है। अगर आपके पास ये लेस की फॉर्म में हो तो ये ग्रेटर और इक्वल की फॉर्म में बनता है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन के लिए नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना। एस स्क्वायर भी आपके पास मौजूद है, एन भी आपके पास मौजूद है। सिंपल एक छोटा सा टेस्टिंग फार्मूला है, उसमें ये तीन वैल्यूज पुट करके तो जस्ट उसको कैलकुलेट करना है हमने। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये देखो सोल्यूशन में लिखा हुआ है वी हैव टू डिसाइडेड बिटवीन द हाइपोथेसिस। इन्होंने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया है और आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर ग्रेटर, लेस, इंक्रीज या डिक्रीज का वर्ड हो, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर,
तो वहां से हमारे पास बनता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, और फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देख के हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लेम जो वो कर रहा है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 25 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। यहाँ से हमने बनाया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि 25 से ग्रेटर है। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा लेस देन और इक्वल की फॉर्म में। यहाँ पे इसने इक्वलिटी का साइन डाला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको चेंज करके जब आप लोग अपने नोट्स में लिखोगे तो इसको आप लोग लिखो लेस देन और इक्वल। ठीक है, बहरहाल इसको इक्वल भी अगर रहने दो तो भी ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो है वो आप लोग लेस देन और इक्वल की फॉर्म में इसको लिखो। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेप में क्या है, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज अल्फा, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.05। अगर नहीं गिवन तो आप लोग अपनी तरफ से 5% यानी 0.05 यूज कर सकते हो। ठीक है, और थर्ड स्टेप में द टेस्ट स्टैटिस्टिक काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर लिखो, सिग्मा नॉट स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, which under H naught has a chi-square distribution with n minus 1 degree of freedom, assuming that the population is normal। आपके पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज होगा तो वो आप लोगों ने ये chi-square टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। we calculate the value of chi-square from the sample data is। अब देखो आपको n भी गिवन है, आपको सिग्मा एस स्क्वायर भी गिवन है, आपको सिग्मा स्क्वायर भी गिवन है। ये तीनों वैल्यूज उठा के इस फार्मूले के अंदर पुट करें, इसको कैलकुलेट करें, आपके पास ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई किस चीज की, काई स्क्वायर की। अच्छा, द क्रिटिकल रीजन इज, अब हमने कौन सा क्रिटिकल रीजन जब हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि टेबल देखते हैं, टेबुलेटेड वैल्यू। ठीक है, तो टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास, इसको हम ऐसे लिखते हैं, काई स्क्वायर और अल्फा, यानी कि जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसको इस तरह सब्सक्रिप्ट में लिखते हैं इसके साथ, और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वी। वी क्या होता है, वी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर हमें अल्फा दिया गया है वो है 0.05, 0.05। ठीक है, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो वो हमारे पास बराबर होती है n-1 की। ठीक है, और n हमारे पास 16 है, तो 16 - 1 करेंगे तो ये आपके पास बराबर आएगी 15 की। ठीक है, अब हम जाते हैं काई स्क्वायर का टेबल देख लेते हैं कि काई स्क्वायर का जब हमने टेबल देखा तो वहां से हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आ गई 25। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं काई स्क्वायर का टेबल, ये हमारे पास काई स्क्वायर का टेबल है। ठीक है, और ये ऊपर अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.99, 0.98, 0.975, 0.95, 0.10 और 0.05। तो हमने वैल्यू देखनी है 0.05 के कॉलम में, क्योंकि अल्फा हमारे पास जो है वो 0.05 है, और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है वो 15 है। तो यहाँ पे हम 15 के बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, 15 के सामने, ये हमारे पास 15 की रो है, तो 15 के सामने और 0.05 के नीचे वैल्यू देखेंगे तो काई स्क्वायर में जब हमने टेबुलेटेड वैल्यू देखी वो हमारे पास वैल्यू आ गई 25। ठीक है, जो कि हमने वहां पे क्वेश्चन के अंदर यूज की है, ये टेबल में आप लोगों को भेज दूंगा। तो ये देखो कि हमारे पास ये जो टेबुलेटेड वैल्यू है ये आ गई है 25, और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है 20। तो हम क्या करते हैं कि जब हम
एच नॉट को फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, तो इन दो वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर फॉल्स इन द एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन क्यों? क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 25 से लेस है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू व लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू हो तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू आ जाए तो वो रिजेक्शन रीजन के अंदर फॉल करती है, तो फिर हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये लेस देन 25 है, इसलिए एच नॉट को हम एक्सेप्ट करते हैं इन द एक्सेप्टेंस रीजन, so we accept our null hypothesis. We have reasonable evidence to conclude that sigma square is equal to 25. ठीक है, chi-square distribution with 15 degree of freedom, इसको लिखने की जरूरत नहीं फिर साथ में, बस हमने सिर्फ यहाँ तक लिखना है since the calculated value of chi-square falls in the acceptance region, so we accept our null hypothesis and conclude that the sigma square is less than or equal to 25। यानी कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या था? नल हाइपोथेसिस हमारे पास ये था, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किया कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 25 है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टेस्ट है। और दूसरी बात आप ये जहन में रखो कि ये देखो इस लाइन पे जरा गौर करो, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस। जब आप लोग प्रीवियस मीन को टेस्ट करते थे ना, तो वहां पे वो बात करता होता था टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन मीन। तो जहां पे आपके पास क्लेम के अंदर मीन आ जाए वहां पे आप लोग टी और जी टेस्ट लगाओगे, और जहां पे आप लोग वेरिएंस को टेस्ट करोगे तो वहां पे अगर आपके पास एक सिंगल वेरिएंस हो, मतलब सिंगल पॉपुलेशन हो, जैसे इसमें एक सिंगल पॉपुलेशन है सिंगल, तो हम काई स्क्वायर लगाते हैं। और फिर जब दो पॉपुलेशन वेरिएंस को कंपेयर करना हो तो फिर हम वो एफ टेस्ट लगाते हैं, वो फिर इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इस लाइन के अंदर देखो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 25 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। तो यहाँ पे चूंकि वेरिएंस की बात हो रही है, वेरिएंस को टेस्ट करने की बात हो रही है, इसलिए हमने इसके ऊपर काई स्क्वायर अप्लाई किया। अगर यहाँ पे मीन की बात होती तो फिर हम इसके अंदर जी टेस्ट या टी टेस्ट लगाते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक सिंपल सा टेस्ट था वेरिएंस को चेक करने के लिए। ये देखो ये आपके पास उसी तरह इसकी शेप बनी है कि जो 20 है वो लेस देन 25 है, और ये जो रीजन होता है ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होता है, इसलिए उसको हमने एच नॉट को हमने एक्सेप्ट कर लिया है। और ये जो काई स्क्वायर की शेप होती है ना, ये हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड शेप होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है काई स्क्वायर की, इसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर है अच्छा, एग्जाम्पल के अंदर है कि द मैनेजर ऑफ अ बॉटलिंग प्लांट इज एंशियस टू रिड्यूस द रेबिलिटी इन नेट वेट ऑफ फ्रूट बॉटल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड, द स्टैंडर्ड डिविएशन हैज बीन 15.2। यहाँ पे मैं इसकी जो है वो हमें एक स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन है जो डेटा के अंदर, पहले क्वेश्चन से डेटा लेते हैं 15.2 ग्राम, और फिर उसके बाद a new machine is introduced and the net weight
in 10 randomly selected bottle are 9, 8, 7 ये डेटा गिवन है. Would you report to the manager that the new machine has a better performance? अच्छा, वो ना कुछ फ्रूट्स के बॉटल्स है और उसकी मेरे ख्याल से कोई नमी वगैरह को देखना चाह रहा है. किसी द मैनेजर ऑफ बॉटलिंग प्लांट इज एंशियस टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी इन नेट वेट. अच्छा, नमी नहीं है ये, वेरिएबिलिटी जो फ्रूट्स के बॉटल्स है उसमें वो वेरिएबिलिटी देख रहा है कि जो फ्रूट्स के बॉटल्स है उसके अंदर जो उसका वेट है उसके अंदर कितनी वेरिएशन है. ठीक है, तो उस वेरिएशन को वो कंट्रोल करना चाह रहा है. उसके लिए जो हमारे पास पहला पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन था वो बराबर है 15.2 के. ठीक है, अब वो कह रहा है कि अ न्यू मशीन इज इंट्रोड्यूस्ड एंड द नेट वेट इन ग्राम्स इन 10 randomly selected bottles all of the same nominal weight are this. Would you report to the manager that the new machine has a better performance? अब देखो, क्वेश्चन के अंदर है कि पहले जो प्रीवियस जो पुराना मशीन लगा था उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 15.2 है. यानी कि जो आपको क्वेश्चन के अंदर सिग्मा गिवन है वो है 15.2. अब वो कह रहा है कि उसने एक न्यू मशीन लगाया और न्यू मशीन लगाने के बाद उसने कोई 10 बोतल लिए और 10 बोतल्स का सैंपल लिया, उसको टेस्ट किया और उसके जो नेट वेट्स आ गए ग्राम्स में वो आपको ये दिए गए हैं. तो वो ये देख रहा है कि वुड यू रिपोर्ट टू द मैनेजर दैट द न्यू मशीन हैज अ बेटर परफॉर्मेंस. कहते हैं कि जो न्यू मशीन हमने लगाई है आया उसकी परफॉर्मेंस प्रीवियस जो मशीन थी उससे बेहतर है कि बेहतर नहीं है. तो ये चीज़ हमने देखनी है. अब देखो, इसके लिए हम नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे. पहली बात आप लोग ज़हन में रखो कि जिस डेटा के अंदर वेरिएशन कम होगी वो डेटा बेहतर या बेटर होता है. ठीक है, यानी कि जिस डेटा के अंदर वेरिएशन कम हो वो जो आपके पास मशीन होगी वो बेटर परफॉर्मेंस देगी. तो यहाँ से आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपका नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे बनेगा. तो वो आपका इस लास्ट वाले लाइन से बनेगा. वुड यू रिपोर्ट टू द मैनेजर दैट द न्यू मशीन हैज अ बेटर परफॉर्मेंस. अगर इसकी परफॉर्मेंस बेटर है तो इट मीन्स कि इसका जो वेरिएंस है, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कम होगा. किससे कम होगा? इस 15.2 से. ठीक है, तो आप लोग देखो कि नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने कैसे बनाए हैं. वुड यू रिपोर्ट टू द मैनेजर दैट द न्यू मशीन इज अ बेटर परफॉर्मेंस. जब बेटर परफॉर्मेंस होगी तो जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कम होगी. तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है साइन कौन सा लगाया है, लेस देन का, कि सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन इज लेस देन 15.2. 15.2 से कम होगी वेरिएशन तो ये जो न्यू मशीन है ये बेटर परफॉर्मेंस देगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. ठीक है, और जो आपके पास नल हाइपोथेसिस है तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है 15.2. ठीक है, तो ये आपके पास अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस 15.2. ठीक है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरे ख्याल से क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो वो आप अपनी तरफ से 0.05 यूज कर सकते हो. और जो टेस्टिंग हमने लगाना है वो हमने लगाना है काई स्क्वायर. काई स्क्वायर इसलिए लगाना है क्योंकि हम टेस्ट करने जा रहे हैं वेरिएंस को या स्टैंडर्ड डिविएशन को. ठीक हो गया. अच्छा, तो टेस्टिंग हमने लगाया काई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर. अब क्वेश्चन के अंदर देखो आपको एक n की वैल्यू गिवन है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रैंडमली सेलेक्टेड बॉटल्स. इट मीन्स कि n आपके पास 10 है. ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा ये भी आपको गिवन है 15.2 है. तो यहाँ पे वेरिएंस लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि 15.2 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास एस स्क्वायर जो है वो अननोन है.
यानी कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो सैंपल वेरिएंस है उसकी वैल्यू नहीं है। तो जब उसकी वैल्यू नहीं है तो हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन गिवन है। ये ऑब्जर्वेशन यूज करके तो हम एस स्क्वायर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला आप लोग लगाओ वेरिएंस का, ये वैल्यूज उठा के इसका वेरिएंस कैलकुलेट करो और फिर आप लोग का जो वेरिएंस आएगा वो यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो अगर ये एन स्क्वायर नहीं लगाना तो आप लोग ये भी यूज कर सकते हो कि सबसे पहले इस डेटा का मीन फाइंड करो। ठीक है, और फिर हर एक ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस करके उसका स्क्वायर लो और लास्ट पे उसको सम कर दो। तो ये जो एन स्क्वायर है ये आपके पास इसके बराबर है। वो कैसे इसके बराबर है, तो आपको पता है कि फार्मूला हमारे पास बराबर होता है एस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन। ठीक है, कंट्रोल सी। हमने फार्मूले में क्या यूज करना है, हमने फार्मूले में यूज करना है एन एस। ठीक है, तो ये जो एन था ये वाला, ये यहाँ पे डिवीजन में है, या हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एन कर लिया, तो ये वाला एन जो है डिनोमिनेटर का ये खत्म हो गया। ठीक है, और आपके पास ये बराबर आ गया एन एस इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आप लोग ये इस तरह की भी कैलकुलेशन कर सकते हो एन एस स्क्वायर फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला डेटा आप लोग यूज करो, इसका आप लोग सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट करो, ये वाला फार्मूला लगाओ, ये वाला या ये वाला फार्मूला लगाओ। ठीक है, जस्ट आप समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर फाइंड करके तो इसका आंसर आपके पास एन एस के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन इसने की हुई है। कंप्यूटेशन में एन आपके पास 10 है, समेशन एक्स आई आपके पास 9713 है, समेशन एक्स आई का जो स्क्वायर है वो 9435347 है, और क्रिटिकल रीजन आपके पास जो है वो का स्क्वायर और 20.95 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर उसने कैलकुलेट किया है। अच्छा, ये देखो आपके पास ये जो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, इसको आप लोग फार्मूला ये वाला भी यूज कर सकते हो। मतलब जो फार्मूला आपको इजी लगे। 1 मिनट के बाद कॉल कटेगी तो फिर आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, देखो आप लोग ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन इस तरह भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास एन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1110.1। ये वैल्यू उठा के फार्मूले के अंदर पुट कर दो, एन स्क्वायर आपके पास ये आ गया, और जो सिग्मा था वो 15.2 था, उसका हमने स्क्वायर लिया। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास ओवरऑल जो आंसर आया है, कैलकुलेटेड आंसर, वो है 4.81। ठीक है, अब ये 4.81 आप लोगों ने कंपेयर करना है टेबुलेटेड वैल्यू के साथ। टेबुलेटेड वैल्यू कौन सी है, टेबुलेटेड, अच्छा जी। अच्छा, ये टेबुलेटेड और ये टेबुलेटेड 3.32 और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको कंपेयर करने से पहले सबसे पहले आप ये जो क्रिटिकल रीजन इसका होता है पहले इसको समझो। ठीक है, ये काई स्क्वायर का जो क्रिटिकल रीजन होता है ना, ये जी टेस्ट और टी टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें दो चार बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें अगर लेट सपोज H1 जो है वो अगर ग्रेटर की फॉर्म में हो, जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो जो अल्फा की वैल्यू होगी सेम वही अल्फा की वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू में देखेंगे और हमारे पास क्रिटिकल रीजन के लिए वैल्यू आ जाएगी टेबुलेटेड वैल्यू।
यानी कि H1 अगर ग्रेटर हो तो अल्फा को हम चेंज नहीं करते, उसको एज इट इज ही यूज करते हैं और हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आ जाती है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर H1 यानी कि नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर लेस की फॉर्म में हो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है, तो अगर लेस की फॉर्म में हो तो फिर हमने क्या करना है कि जो आपको अल्फा गिवन होगा उसको आपने 1 में से माइनस कर देना है, ठीक है, जब आप टेबुलेटेड वैल्यू देखोगे। जब हम इसको 1 में से माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल अल्फा जो है वो 0.05 है, इसको हम 1 में से माइनस करेंगे 0.95 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको 0.95 को हम टेबल के अंदर देखेंगे। तो ये दूसरी सिचुएशन हुई। पहले सिचुएशन के H1 ग्रेटर की फॉर्म में है तो अल्फा को चेंज नहीं करते, उसी अल्फा की वैल्यू पे ही टेबुलेटेड वैल्यू देखते हैं। दूसरी सिचुएशन हमने ये पढ़ी कि H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर लेस देन की फॉर्म में हो तो अल्फा को 1 में से माइनस करते हैं और फिर जाके जो वैल्यू आती है उसको टेबल के अंदर देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे इसको देखो, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस की फॉर्म में है, तो जब लेस की फॉर्म में है और अल्फा गिवन है 0.05, तो हमने क्या किया कि 0.05 को 1 में से माइनस कर दिया तो 0.95 आया, ठीक है। ये जो 2 लगा हुआ है ना, ये इसका है, ये का स्क्वायर का 2 है। बाकी ये 0.95 और 9 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 3.32 आ गई है। क्लियर? जब आप इसको टेबल में देखोगे ना का स्क्वायर के 0.95 और 9 पे, तो ये आपको 3.32 आंसर दे देगा, ठीक है। और अच्छा ये बात कि लेस देन की फॉर्म में हो तो अल्फा को 1 में से माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर H1 जो है वो नॉट इक्वल की फॉर्म में हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर हम इसको दोनों साइडों पे देखते हैं, राइट साइड भी देखते हैं और लेफ्ट साइड भी देखते हैं। तो राइट साइड जैसे ऊपर हमने चेक किया कि अल्फा को चेंज नहीं करते, एज इट इज यूज करते हैं। लेस में क्या होता है, 1 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास 0.05 है राइट साइड, कंट्रोल एक्स कर दो इसको इस साइड पे लिख देता हूँ। देखो, अगर लेट सपोज H1 नॉट इक्वल की फॉर्म में हो और अल्फा जो है वो 0.05 है, तो फिर क्या होगा कि राइट साइड जो है, ठीक है, जिसकी वैल्यू ग्रेटर होती है, तो 0.05 को चेंज नहीं करते, एज इट इज ही टेबुलेटेड वैल्यू उसी अल्फा के ऊपर देखते हैं। अगर नॉट इक्वल की फॉर्म में है तो दूसरी साइड भी फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है कि 0.05 को 1 में से माइनस करते हैं, ठीक है। और जब हम इसको 1 में से माइनस करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.95। तो ये वैल्यू तब जाके फिर हम टेबल के अंदर देखते हैं, ठीक हो गया। तो ये 3 सिचुएशन है जिसके जरिए हम काई स्क्वायर का जो है वो टेबुलेटेड वैल्यू देखते हैं, नॉट इक्वल की फॉर्म में, ग्रेटर की फॉर्म में और लेस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखो, अब वो कह रहा है कि काई स्क्वायर की वैल्यू 0.959 पे 3.32 है और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 4.81 है। तो इसका जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का प्रॉब्लम होता है ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है, आप देखो, पिछले हम क्या कर रहे थे कि कैलकुलेटेड वैल्यू जब टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर होती, ठीक है, तो H0 को हम रिजेक्ट करते थे, ठीक है। काई स्क्वायर के ग्रेटर वाली फॉर्म में सेम वही कंडीशन है जो पिछले में थी कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हुई तो H0 रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लेस की फॉर्म में हो, ठीक है, ये देखो H1 लेस की फॉर्म में है, तो फिर अगर टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हुई तो H0 एक्सेप्ट होगा। इसको समझो जरा, इसको आप ऐसे करो कि एक रजिस्टर पकड़ लो और साथ में लिखो एक साइड में काई स्क्वायर रिजेक्शन रीजन में H0 रिजेक्ट
और एक्सेप्ट के सिचुएशंस लिखो। दोबारा बता रहा हूँ, काई स्क्वायर में अगर h1 जो है वो ग्रेटर की फॉर्म में हो, ठीक है, ये h1 अगर ग्रेटर की फॉर्म में हो, तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हुई तो h0 रिजेक्ट होगा। दूसरी सिचुएशन बता रहा हूँ, अगर h1 लेस की फॉर्म में हो तो कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हुई तो h0 एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और अगर नॉट इक्वल की फॉर्म में है तो नॉट इक्वल की फॉर्म के लिए हमारे पास इसी तरह के दो वैल्यूज आएगी। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के इन बिटवीन आई तो एक्सेप्टेड है, अगर इन दोनों वैल्यूज के अगेंस्ट आई तो रिजेक्ट है, ठीक है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज के बाहर अगर आई तो रिजेक्ट है। यहाँ पे आते हैं, ये कैलकुलेशंस हमारी सारी हो गई, कैलकुलेटेड वैल्यू ये आ गई। अब h1 जो है वो लेस की फॉर्म में है, तो अगर लेस की फॉर्म में है तो हमने कहा कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हुई तो h0 एक्सेप्ट होगा। वो क्यों एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये चेक करो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है 3.32 और हम चेक क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं लेस वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लेस वैल्यू का मतलब होगा कि ये जो 3.32 है ये इसकी लेस साइड है, ठीक है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इस साइड पे आती है तो तब जाके हम इसको रिजेक्ट करेंगे h0 को, लेकिन अगर वैल्यू जो है वो इस साइड पे आती है, ठीक है, क्योंकि हम तो लेस वाली साइड देखते हैं, ग्रेटर वाली साइड नहीं देख रहे, और कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास ग्रेटर वाली साइड पे आई है, तो इसलिए हम h0 को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आ गई समझ? यहाँ पे देखो लिखा है, सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ chi square 4.81 does not fall in the critical region, so therefore we cannot reject the null hypothesis। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। रिजेक्ट ना करने का मतलब ये है कि हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। That the standard deviation is 15.2 gram and hence we would not report to the manager that the new machine has a better performance। तो जब हमने उसको एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि h0 जो है वो 15.2 है, और 15.2 का मतलब ये है कि जो क्या उसको कहते हैं मशीन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो मतलब ग्रेटर नहीं है, वही सेम परफॉर्मेंस है या उससे, ये hence we would not report to the manager that the new machine has a better performance। जब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो h1 था ये रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो हम मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करेंगे कि न्यू मशीन जो है वो बेटर परफॉर्मेंस दे रही है। क्लियर? तो ये था हमारे पास chi स्क्वायर, इसको आप चेक करो, इसका कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, ये 2-4 वैल्यूज है, ये आपको गिवन होगी। क्रिटिकल रीजन की जो सिचुएशन है ना उसको समझे, और जो h0 एक्सेप्ट और रिजेक्ट होता है उसको समझे, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन इसकी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह हम f के लिए जो है वो वेरिएंसेस का जो रेशो है उसके लिए फिर हम f यूज करते हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।